जानिए कहानी बिहार के उस आईपीएस की जिन्होंने नक्सलियों के गढ़ को तोड़ा, रोहतास के किले से किया रफा दफा, लाल झंडा हटाकर शान से फहराया तिरंगा, कई खतरनाक ऑपरेशन को दिया अंजाम, प्रेम के संदेश से गुंडों को बनाया इंसान, इतिहास से है खास लगाव, बिहार को बदलने के लिए कर रहे हैं जी तोड़ मेहनत। जानिए सब कुछ आईपीएस विकास वैभव के बारे में, कहानी जिंदगी की में गरिमा भारती के साथ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कहानी जिंदगी की के इस खास एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक निडर और साहसी आईपीएस अधिकारी से, जो एक ओर अपराधियों के छक्के छुड़ाना तो जानते ही हैं, दूसरी ओर बेहतर बिहार का सपना देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं 2003 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव से। सर, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। जैसा कि हम ये एपिसोड कर रहे हैं कहानी ज़िंदगी के ऊपर, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर करें, ताकि जो भी दर्शक उसे देख रहे हैं, ख़ास करके युवा पीढ़ी, उससे प्रेरित हो सके, इंस्पायर्ड हो सके। तो सर, शुरुआत में बिल्कुल बेसिक सा सवाल कि बचपन कैसे गुजरा और क्या ख्वाब देखे थे? क्या शुरू से सोचा था कि आईपीएस बनना है या फिर कुछ और दिमाग में? मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जॉब किया करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। माँ हाउसवाइफ रही हैं। वैसे बैचलर ऑफ टीचिंग उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से किया। तो दोनों ही पेरेंट्स, मेरा बचपन, जन्म तो बिहार में हुआ, लेकिन उसके बाद पिताजी की पोस्टिंग गुवाहाटी हो गई, तो शुरू के 6 साल वहीं बीते थे। और उस समय दोनों पेरेंट्स बड़े यंग थे और बहुत सारे उनके भी सपने थे मेरे लिए। तो बचपन से ही कहते रहते थे तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो कुछ ना कुछ मन में हमेशा रहता था कि कुछ तो करना है समाज के लिए, उनके भी मन में था। और बचपन से एक प्रकार की ग्रूमिंग चल रही थी, कुछ अच्छा करना है। तो पहली बात थी कि पढ़ाई में अच्छा करो, तो पढ़ाई पे ध्यान गया। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब समाज की चीज़ों को देखने लगा, तो लगा कि सामाजिक योगदान कुछ ऐसा हो कि पढ़ाई आपको एक स्टेज तक ले जाएगी, लेकिन केवल वहीं तक नहीं रहना है, कुछ और अच्छा करना है। और उस जो अंदर से एक आवाज़ थी जो बुलाती थी कुछ और करने के लिए, बहुत आगे लेती चली गई। आज भी आगे ले जाने के लिए तत्पर है। आपने आईआईटी से पढ़ाई की, उसके बाद फिर यूपीएससी, और अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपको इतिहास से कितना प्रेम है। आपने एक व्लॉग में रेहल का भी जिक्र किया था, रोहतास का। तो ये पूरा लिंकअप कैसे हुआ? कैसे पहले आईआईटी और फिर यूपीएससी, ये सब जहन में कैसे आया? देखिए, जीवन एक यात्रा है। जैसे मैं देखता हूँ ना, जो सूर्य को आप देखिए, सूर्य क्या हो तो सूर्योदय होता है, सूर्य फिर अपनी पूरी तीव्रता के साथ उसकी ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं और फिर सूर्य का अस्त हो जाता है। तो जीवन भी एक चक्र है जो चलता रहता है। व्यक्ति भी यदि उस रूप में देखे तो उसको देखना चाहिए कि जब तीव्र ऊर्जा के साथ प्रवाहित हो तो किस रूप में हो। हर पल का महत्व है, हर समय का महत्व है। इतिहास ने मुझे बहुत प्रेरित किया, क्योंकि बिहार के इतिहास ने, भारत के इतिहास में मैं देखता था कि जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज की तरह नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तब भी हमारे पूर्वजों की सोच बहुत अलग थी। उस समय जब ये सब चीज़ें नहीं थीं, तब तो हम शून्य की खोज कर सकते थे, जिसके कारण पूरे विश्व में साइंस और मैथमेटिक्स विकसित हुई। उस समय हम ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए आते थे। जब उस समय इतना हम कर सकते थे, तो आज जब विज्ञान इतनी विकसित हो गई है, दूरियां, भौतिक दूरियां भी अब आराम से आप बहुत जल्दी तय कर लेते हो, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सोचें कि उस चिंतन को ग्रहण करते आगे बढ़ें। तो ये जब सोचता हूँ तो उसमें निश्चित ऐसा वैसी बात आती है। जी, मैंने पूछा कि आप पहले आईटी की पढ़ाई आपने की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और फिर सीधा एकदम आईपीएस अफसर बनना, तो ये कैसे आपने इसको? नहीं, तो इसी में जैसे मैंने कहा ना, इतिहास से बहुत प्रेरित होता था, तो मुझे लगता था कि परिवर्तन में मेरा कुछ योगदान होना चाहिए। उस समय की बिहार की स्थिति को देखकर बड़ा विचलित हो जाता था। विधि व्यवस्था की समस्या थी जब पढ़ाई कर रहा था। अक्सर मैंने कई इंटरव्यूज़ में बताया कैसे जब कानपुर में पढ़ता था, लोग छुट्टियों में चले जाते थे और मैं छुट्टियों में घर नहीं जा पाता था, क्योंकि बेगूसराय का रहने वाला हूँ। और बेगूसराय पकड़ के शादियाँ होती थी, तो पिताजी बड़े शरीफ बोलते थे, मत आओ। और जो लड़का ज़्यादा सुंदर हुआ उसे पहले? अब सुंदर तो पता नहीं, लेकिन खतरा था जो बड़ा रियल था। मुझे याद है अभी भी एक बार मोकामा स्टेशन पर उतरे थे और आईटी की टी शर्ट पहने हुए थे। किस ईयर की बात है? ये बात हो रही है 98-99 के आसपास की। उस समय सेकंड ईयर में पढ़ते थे। तो घर तो पहुंच गए किसी प्रकार, बस में बचते बचाते आए, बट जैसे ही घर आए तो माँ ने देखा आईआईटी कानपुर का टी शर्ट पहन के घूम रहे हो, तो वो तो ऐसे ही कोई उठा लेता। तो ऐसा माहौल था, लेकिन लगता था कुछ करना चाहिए। और स्पेशली बचपन से जब मैंने देखा तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए। एक तरफ बिहार के इतिहास को देखता तो देखता कि भाई अखंड भारत का साम्राज्य यहीं से चलता था, विश्वविद्यालय थे, उद्यमिता की भूमि थी। वर्तमान को देखता तो देखता कि लोग छोटे छोटे वादों में उलझे हुए हैं,
कोई जातिवाद के नाम पर संघर्ष कर रहा है, कोई किसी और बात को लेकर चल रहा है। किसी के मन में भविष्य के प्रति दृष्टिकोण है ही नहीं। और जब छोटे वादों में ग्रसित होते हैं तो ऐसे ही समस्याएं होती हैं, लोग आपस में संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, समाज का पतन होने लगता है। लेकिन यदि उस भाव को हम जागृत करें जिसमें कभी जब कुछ नहीं था तब भी हम लोगों को जोड़ पा रहे थे, छोटे छोटे गाँव को जोड़ना तो अब छोड़ दीजिए, छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण यदि कहीं हुआ तो हमारे पूर्वजों ने किया, उस समय किया। आज यदि हम आपस में संघर्ष करेंगे तो फिर हम कहाँ उस भाव को आगे ले जा पाएंगे। तो इस भाव ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। और तब मुझे लगा कि इंजीनियर बन के किसी प्राइवेट में अगर काम करूँगा कॉरपोरेट के लिए तो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि कर सकता हूँ, अपने लिए जीविका उपार्जन के साधन उत्पन्न कर सकता हूँ, लेकिन समाज में मेरा योगदान बहुत सीमित होगा। तो क्यों न कोई ऐसा काम किया जाए जो कम उम्र में ही ऐसा नेतृत्व क्षमता विकसित कर सके मुझ में कि मैं अपना योगदान समाज में खुल कर दे सकूँ। तब मेरे मन में इच्छा हुई कि सिविल सर्विसेज दूँ। और बाकी जैसे आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों में आपको हो सकता है पैरवी की जरूरत पड़े, आपके परिवार में कोई ऐसा स्थापित होना चाहिए। जैसे अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो अपने कोई बड़े नेता के घर में आप हुए हों तो कुछ चीज़ें अपने आप स्वाभाविक रूप में मिलती हैं। तो मेरे मन में थी कि कुछ करना है, लेकिन ये सब ऐसी कोई चीज़ें तो थी नहीं। लेकिन सिविल सर्विसेज में कोई पैरवी की जरूरत नहीं, केवल परिश्रम आप कीजिए, करेंगे, कोई भी कर सकते हैं। तो अपनी मेहनत करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। वही उसी को मैंने किया। आज देखिए, आज मैं योगदान दे रहा हूँ। और भी जो अभ्यर्थी हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सपने बड़े हैं आपके, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा माध्यम है। क्योंकि आपको बहुत कम उम्र में, मैं 25 वर्ष का था जब पूरे पटना का क्राइम देख रहा था, सिटी एसपी था, बन गया था। तो इस कम उम्र में आप किसी और सर्विस में ये काम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस प्रकार का नेतृत्व जब लाखों लोग आप पर डिपेंड करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन मेहनत करेंगे तो होगा। आपने कहा कि बिहार के बदलने में आप योगदान दे सकते हैं अगर आप इस तरीके का काम करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आपकी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई, क्योंकि आपने जैसा बताया बचपन में बहुत ज़्यादा समय आप नहीं गुजार पाए यहाँ पर, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा, कितना डर रहा मन में, या फिर ये खुशी थी कि अब कुछ कर सकते हैं? देखिए, बचपन से मुझे चुनौतियाँ बहुत पसंद है। जब भी कोई चुनौती दिखती है, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी चुनौती हो, बहुत अच्छी लगती है। बिहार की परिस्थिति अपने आप में एक चुनौती जैसी लगती थी। मुझे याद है जब मेरी पोस्टिंग हुई थी एएसपी दानापुर, शुरू की बात है, 2005 के अंत में हुई थी। और 5 से लेकर 3 महीने मेरी पोस्टिंग रही। उस समय परिस्थितियाँ बहुत अलग थी। मनेर में बालू के नाम पर रंगदारी होती थी, बहुत सी चीज़ें दिखती थी जो रोड पर खुलेआम होती थी। और उस समय मन में था कि कुछ बदलना है। सरकार भी उस समय नई नई बनी थी और नए नए ऑफिसर्स की पोस्टिंग हुई थी, उनका भी निर्देशन मिल रहा था। तो एक प्रकार की एक जोश था, एक जज्बा था, जुनून था कि कुछ बदलना चाहिए। और साथ में ऐसे तत्व थे जो ऐसा काम बहुत समय से करते आ रहे थे। तो एक संघर्ष हुआ, लेकिन उस एएसपी के रूप में बहुत ऊर्जावान था, दिन भर घूमता रहता था, करता रहा। तो सिटी की पुलिसिंग को मैंने बहुत देखा, दिन भर पकड़ी, ये सब क्रिमिनल्स पकड़ते थे, रोड पर भी दौड़ भाग होता था। उसके बाद पटना सिटी एसपी में पोस्टिंग हुई, उसमें भी लगभग यही क्रम था। आज क्राइम का स्तर बहुत कम हो गया। मुझे याद है एक समय था पटना में जब दिन भर में 5-6 लूट होते थे, और लगभग मेरा ये प्रयत्न रहता था कि हर लूट के समय सिटी एसपी हूँ तो मैं पहुँचूँ। और तब का सिटी एसपी आज का सिटी एसपी छोटा नहीं था, पूरे पटना में एक सिटी एसपी हुआ करता था। जो दीदारगंज से लेकर यहाँ जो रूपसपुर के आगे जो आपका दानापुर के आगे शाहपुर थाना, 30 थाने थे। और पूरे दिन में अगर आप कहीं घूमने निकले, इधर एक लूट हुई, आप पहुँचे फतवा के पास तो पता चला कि दानापुर लूट हो गई है, भागते रहते थे। इसमें कैसे समय बीता पता नहीं चला, लेकिन उसमें मैंने योगदान देने का प्रयास किया कि पटना में केसेस कम हो। इसी बीच में मेरी पोस्टिंग रातों रात बगहा हो गई। अब वहाँ से मेरी एक्चुअल चुनौती प्रारंभ होती है। जब मैं, अभी तक तो यह था सिटी एसपी था, सीनियर एसपी का निर्देश मिलता था, लेकिन अब यहाँ गया तो बगहा बिल्कुल एक अलग ही कहानी थी। बहुत समय से अपराध चल रहा था। पोस्टिंग भी रातों रात हुई, इसलिए हुई चूँकि 4 किसानों की हत्या हो गई थी डकैतों के द्वारा। और उसके बाद पब्लिक ने जन आंदोलन कर दिया। रातों रात एसपी का तबादला हुआ, मुझे कहा गया कि अब जाकर चार्ज लें। रात में यात्रा शुरू हुई, 2 दिसंबर की रात, आज भी मैं भूला नहीं हूँ। 1 दिसंबर की रात को चला था, 2 की रात में चलता रहा था, और 2 के दिन में बगहा करीब दिन के 1 बजे पहुँचा था। और जब पहुँचा तो स्थिति बड़ी विकट थी। लोग कहते थे कि अपराध तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है। किसी अंग्रेज ने लिख दिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम है। और बहुत सारे पुलिस के अभियान चले, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन जंगल, जिससे कि वहाँ पे क्रिमिनल्स पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। बहुत समय से किडनैपिंग चलती थी, और किडनैपिंग उससे पहले पटना में था तो पैसों के लिए होती थी, फिरौती लोग फ़ोन पर मांगते थे। वहाँ पर जो किडनैपिंग होती थी तो फ़ोन की तो परंपरा थी ही नहीं, बाकायदा चिट्ठी आती थी और उसमें मुहर लगा रहता था, जय माँ दुर्गे बिहार सरकार गैंग का नाम। अच्छा। और उसमें लिस्ट बनी रहती थी कि भाई आपको इतने पैसे भी देने हैं, इतने बोरे अनाज देना है, इतने मुर्गे देने हैं, इतने खस्सी देना है, इतने बोतल अंग्रेजी चाहिए, इतने बोतल देसी चाहिए, और इतने चांद मार्का की लुंगी चाहिए। तो ये सब देखकर जब मैंने कुछ एफआईआर पढ़े तो बड़ा अजीब लगा
सिस्टम इतना विकसित था और इतना सेट था कि भाई जितने क्रिमिनल थे सबकी खेती भी होती थी। तो बहुत सारे खेत जो थे उनके अपने नहीं थे, अवैध थे, सरकारी खेत थे और लोगों के कब्जा किए हुए खेत थे। तो हम लोगों ने चिन्हित किया तो करीब 320 एकड़ जमीन ऐसी निकली जो डकैतों के कब्जे में थी, जिस पर खेती होती थी। और उसमें जितने भी गिरोह के लोग थे उनको सैलरी मिलती थी, छुट्टी का भी प्रावधान था। और जो रैंसम आता था उस रैंसम में आपको केवल एक बार में नहीं देना होता था, अगर हम नहीं दे पाए तो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की भी सुविधा होती थी, यानी ईएमआई वाली आप दे सकते थे। और अगर नहीं दिए तो उसमें वो रहता था कि आप नहीं देंगे तो आपको फिर उठा लेंगे। तो उसमें किडनैपिंग को कहते थे पकड़ना। तो इस प्रकार की परंपरा, तो उसको हम लोगों ने जब देखा तो मन में था कुछ करना है, बचपन से एक इच्छा थी कुछ करना है, लेकिन किया कैसे जाए। अगर अभियान वैसे ही चलता रहा तो शायद वैसा ही होगा, पुलिस कुछ मेडल्स लेगी, हथियार पकड़े जाएंगे, कुछ डकैत मारे जाएंगे। तो इनिशियली तो वही हुआ। पहली बार दियारे की नए नए हम लोगों ने कोशिश की कॉम्बिंग करें, कॉम्बिंग जैसे अब कंघी करते हैं, तो बड़े फोर्स लेकर हम लोग घुसे, करीब 400 पुलिस के जवान लेकर घुसे दियारे में। लेकिन आधे किलोमीटर चलने के बाद ही लग गया कि इसमें कॉम्बिंग होना संभव नहीं है। अरहर के खेत में जब आप चलते हो और निकल नहीं पाते हो तो समझ में आ जाता है कि दियारा कैसा होता है। और पूरे रास्ते में गंडक नदी का जो दियारा है पानी बहता रहता है। तब हम लोगों ने लोगों से जुड़ना शुरू किया और बात करनी शुरू की कि इसमें कैसे क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम लोगों ने एक आइडिया आया कि गन्ना कटवाया जाए, गन्ना से आर्थिक रीढ़ टूटेगी। तो गन्ना हम लोगों ने कटवाया, लोग बहुत सहमे हुए थे, डरे हुए थे। पुलिस के कैंप्स हम लोगों ने स्थापित किए और करीब 20 लाख रुपए 2006 के अंत में और 7 के प्रारंभ में हम लोगों ने सरकार के खजाने में जमा कराया, जिससे डकैतों की आर्थिक रीढ़ टूटी। लेकिन तब निश्चित है संख्या में कमी आई, दिन भर हम लोग दियारे में घूमते थे, जंगलों में घूमते थे। लेकिन परिवर्तन तब आया जब हम लोगों ने उनके परिवारों से बात की, और जिससे भी बात करते कहते भाई तो महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है। तब हम लोगों ने कहा भाई आप दृष्टि बदलो, दृष्टि ये देखो कि वाल्मीकि क्यों बने। यदि रत्नाकर रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता है? आप जो भी आपके भटके हुए बंधु हैं जो इस प्रकार का अपराध करते हैं उनको समझाएं कि उनका जीवन एक दुष्चक्र में फंस चुका है, दिन भर भय में रहते हैं पुलिस के, और न समाज में उनकी कोई पूछ होती है, और भूमि के प्रति जो दायित्व है उसका तो निर्वहन करते ही नहीं। क्यों न उनके मन में प्रश्न डालो, यदि रत्नाकर इसी भूमि में वाल्मीकि बन सकते थे तो तुम में क्या कमी है। और जब ऐसा हम लोगों ने करना प्रारंभ किया, जो बात गोली से नहीं बन सकती थी बोली से बनी। एक डकैत ने आत्मसमर्पण किया और श्रृंखला बन गई। जो हम लोगों ने जो बातें की थी उसको हम लोगों ने पूरा किया और बघा बदल गया। पहले उसको मिनी चंबल कहते थे। वर्ष 2006 तक 50 की संख्या में किडनैपिंग्स हुआ करती थी, 7 में केवल 5 हुई और 8 में शून्य पर आ गई थी जब इन सभी गिरोहों का आत्मसमर्पण हुआ। और उस समय बिहार के सबसे बड़े अपराधी जिस पर 130 से अधिक मुकदमे थे, उनके द्वारा जब आत्मसमर्पण कर दिया गया तो 24 मई 2008 के बाद मिनी चंबल का दाग मिट गया। और कम्युनिटी पुलिसिंग का आइडिया आपको इधर से ही आया, क्योंकि आपने यहाँ से बातचीत करनी शुरू की आम लोगों से और फिर लोग मानना शुरू हो गए? देखिए, पुलिस आती है समाज से, पुलिस कहीं और से तो आती नहीं है। तो समाज से जुड़कर समस्याओं को समझे और समाज के हमेशा उपलब्ध रहे, तत्पर रहे, तो निश्चित चीज़ें सुलझेंगी। यही प्रयास आगे रोहतास में भी जब हुआ, लोगों से हम लोगों ने जुड़े और उनको प्रेरित करने का प्रयास किया, तो जो समस्याएं बहुत समय से चल रही थी, रोहतास की स्थिति और भी कठिन थी। पहाड़ी थी, पहाड़ी पर एक किला था, रोहतास का किला, काफ़ी लोग जानते हैं। मैं बिल्कुल पूछने वाली थी कि अगर आप रोहतास की चर्चा कर रहे हैं तो वो झंडा फहराने वाला किस्सा जरूर बताएं। हाँ, तो वहाँ पर किले की सुध लेने वाला कोई था ही नहीं। जब मैं जा रहा था, मुझे याद है बगहा से चले थे, तो उस समय मुजफ्फरपुर में आईजी साहब थे, उन्होंने बोला कि भाई आप जा रहे हो तो एक बार देखना। मैं भी उससे पहले औरंगाबाद में पोस्टेड था, मैं देखा करता था किले को, देखकर बड़ी पीड़ा होती थी कि बिल्कुल उपेक्षित है, दूर से दिखता है लेकिन कोई जाने वाला नहीं। जबकि और आप ठहरे इतिहास से और मुझे बचपन से इतिहास ने प्रेरित किया था कुछ करने को, तो मुझे लगता था इस किले की गरिमा को लौटाना है। तो जब रोहतास पहुंचा तो 4 अगस्त 2008 को मैंने ज्वाइन किया था और 7 तारीख की सुबह मैं किले पर था। 2 दिन के बाद ही चढ़े, और उस समय रक्षाबंधन का मौसम होता है, एक पर्व भी छोटा सा किले के आसपास लोग लगाते थे। लेकिन ऊपर जब हम लोग पहुंचे तो पहली बार लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले पूरा उग्रवादी दस्ता यहीं था। उसे जब सूचना मिली कि पुलिस पहुंची है तो निकले। तो परिवर्तन होना चाहिए। तो पहला परिवर्तन का प्रयास तो वही हुआ। वहाँ भी हम लोगों ने जैसे कॉम्बिंग शुरू की थी तो पहाड़ों पर घूमना शुरू हुए। बहुत जल्दी ही, 1 महीना भी नहीं बीता था कि 3 सितंबर 2008 को बहुत नज़दीकी मुठभेड़ हुई। 6 इंच से गोलियां चली सोली गांव में, किसी तरह पुलिस भी बची और उग्रवादी भी बचे। इतना न उन्होंने सोचा था न हमने सोचा था, मुठभेड़ ऐसे हुई थी। उसके बारे में मैंने पूरा लिखा है, कैसे सुबह 5 बजे हम लोग पहुंचे और कितनी चुनौतियां थी। न फ़ोन काम करता था, वायरलेस भी नहीं था, और कोई सेटेलाइट फ़ोन तो हमारे पास था नहीं, कोई माध्यम नहीं था जिससे हम बात कर सकते, ऐसी परिस्थिति थी। और रास्ते में कई जगह लैंडमाइंस लगे रहते थे। उस परिस्थिति में उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशंस को फिर भी गतिमान रखा। 24 अगस्त 2008 को
सितंबर, उसमें हमारे एक जवान थे कन्हैया सिंह साहब के शहीद हुए। लैंडमाइन गाड़ी थी, उसको ब्लास्ट उग्रवादियों ने किया। तब जब पुलिस लाइन में सैल्यूट मैं कर रहा था, देखो बड़ी एक पीड़ा थी कि भाई इस तरह से परिवर्तन नहीं होगा। ऑपरेशन तो हम लोग चला रहे हैं, लेकिन क्षेत्र को जानना भी जरूरी है, लोगों से बात करना जरूरी है। बिना अभियान के तो होगा नहीं। तो ऑपरेशन विध्वंस हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय से बात कर उस समय प्रारंभ किया था, जिसमें करीब 1000 पुलिस के जवान लगे थे रोहतास और कैमूर दोनों जिलों में, और 3 चरणों में उस अभियान को हम लोगों ने चलाया। उसमें जब हम लोग जाते थे तो उन गाँवों में जो पहाड़ी के ऊपर थे, इतने कटे हुए थे मुख्य धारा से कि बिजली उन लोगों ने देखी नहीं थी। भोकरवा गांव में हम लोगों ने जब 2008 में पहली बार जनरेटर में बल्ब जलाई तो पूरे गांव के बच्चे देखने आ गए, उन्होंने कोई बल्ब नहीं देखा था। ये परिस्थिति थी। एक गांव में हम लोग गए नकटी, वहाँ पर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा था, लेकिन चिकित्सक के पास ले जाने के लिए क्षमता नहीं थी। पहले तो ओझा के पास उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जब व्यक्ति नहीं रहा तो किसी तरह चारपाई पर ले जाकर पहाड़ से नीचे ले जा रहे थे। तो जब हम लोगों ने गाँव वाले से पूछना शुरू किया तो सभी गाँव वालों में एक बात आती है कि अधिकांश लोग उग्रवादियों के साथ जो साथ दिया करते थे आदिवासी थे, और जो आदिवासी थे अपने पूर्वजों पर बड़ा गर्व करते थे और कहते थे हमारे पूर्वज तो इतने यशस्वी थे, रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित उन्होंने किया था। ऐसे कीर्तिमान को जिसके बारे में मध्यकाल में फरिश्ता ने कहा कि भाई इस किले को आप बल से जीत ही नहीं सकते हैं, छल से ही जीत सकते हैं। और इतिहास प्रमाणित करता था किला वास्तव में ऐसा था कि जब भी जीता गया छल से ही जीता गया। इसी बात को हम लोगों ने पकड़ा और हमने कहा कि आपके पूर्वज जब इतने यशस्वी थे तो उन्हीं के तो वंशज है। आपने क्या कमी है कि क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा से कट गया? जो क्षेत्र कभी पूर्वी भारत की राजधानी थी, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आज हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे, नेतृत्व नहीं कर पा रहे उस क्षेत्र में? उन्हीं आदिवासियों को जब हम लोगों ने इतिहास के माध्यम से प्रेरित किया, उनके पूर्वजों की हम लोगों ने जयंती मनानी प्रारंभ की। 26 जनवरी 2009 एक पूरा अभियान हम लोगों ने शुरू किया था, सोन महोत्सव, लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों के साथ मिलने का, उनकी समस्याओं पर और इतिहास को माध्यम बनाकर आदिवासी संस्कृति का स्मरण करने का। जुड़ते गए। 26 जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज रोहतास किले पर लोगों के सहयोग से ही लहराया गया और पुलिस माध्यम बनी। और माध्यम जब बनी, लोगों के साथ जुड़ना शुरू हुई, तो जिस क्षेत्र में कभी उग्रवादियों की सूचना नहीं मिलती थी, जैसे ही कोई मूवमेंट होती पुलिस को सूचनाएं मिलने लगी। रोहतास परिवर्तित होता चला गया। सोन महोत्सव की ऐसी गूंज उठी कि पूरा मैदानी इलाके में कोई भी उग्रवादी दिखने को नहीं मिलता था। और धीरे धीरे उग्रवादी बाध्य हो गए, जिनको समर्थन जो करते थे उन्होंने समर्थन करना छोड़ दिया, उनसे प्रश्न करने लगे। और जब बाध्य हुए तो उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। चुनाव नहीं हुआ था कई वर्षों से। जब चुनाव होता तो लोग कहते हैं कि मतदान का बहिष्कार उग्रवादियों के कारण होता है, बूथ शिफ्ट कर दिए जाते थे पहाड़ी के नीचे। हम लोगों ने प्रयत्न ही नहीं किया, निश्चित करके यह तय किया कि चुनाव होगा तो वहीं होगा। और उसमें जब हम लोगों ने प्रयास किया तो उग्रवादी भी ऐसे तो थे नहीं, तो उन्होंने धनसा गांव जो पहाड़ी के ऊपर है उसमें बीएसएफ की पूरी कंपनी पर हमला कर दिया था 2009 के अप्रैल माह में। लेकिन जिद हमारी ऐसी थी कि हम लोगों ने मई में निर्वाचन आयोग से बात करके केवल 3 बिल्डिंग पर 1600 जवान लगे। लेकिन 1600 जवान लगाकर हम लोगों ने चुनाव सुनिश्चित कराया और पब्लिक ने भी सहयोग किया। 50% लोगों ने मतदान किया, जो बता रहा था कि क्षेत्र प्रजातंत्र की ओर मुड़ चुका है, परिवर्तन की लहर चल चुकी है। और परिवर्तन की लहर जब चलती है तो रुकती नहीं है। वही बात रोहतास ने सिद्ध किया। जिस क्षेत्र में कभी गोलियों से स्वागत होता था, मैंने बताया 6 इंच से चले, इस बार जब गए तो हर गांव में लोग उमड़ पड़े थे, स्वागत कर रहे थे। कोई फूलों से कर रहा था, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा था। और रोहतास किले में जब घुसे वो तो ऐतिहासिक दृश्य था। पूरे क्षेत्र में मतलब जो एक उमंग था, नए नए बच्चियों में, नए बच्चों में, जो आदिवासी हैं लेकिन अपनी परंपरा पर गर्व के साथ वो उस किले में जो उनका अपना है स्वागत कर रहे थे। वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था जो बता रहा था कि परिवर्तन संभव है यदि हम लोगों को जोड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, समस्याओं पर चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते और सहयोग की भावना को जन्म देते हैं, संघर्ष कैसे मिटाया जाए इसका प्रयास करेंगे तो निश्चित चीज़ें बदलती हैं। तो इस प्रकार का जो योगदान है करने से अंदर से संतुष्टि मिलती है और आपको लगता है कि जीवन सार्थक हो रहा है। जैसे मैंने कहा, सूर्य जब प्रकाशित होता है तो आप उसको मालूम है अस्त होना है, लेकिन जब प्रकाश पूर्णतः प्रसारित हो तो अपने आप जब बादल कितने भी समय तक आएंगे, हर समय तक उस प्रकाश को रोक नहीं सकते। तो इस प्रकार की भावना को जब हम जागृत करेंगे तो ऊर्जा जब प्रसारित होती है तो लोगों को प्रभावित करती है। जैसा कि आजकल का ट्रेंड है, हम देखते हैं कि कॉप्स को या फिर आईपीएस अधिकारी को सिंघम का नाम दे देते हैं, सुपर कॉप कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि लोग आपको गुरु कॉप कहते हैं। अभी आपने कभी ऐसा सुना? बहुत कुछ सुनता रहता हूँ, ना मैं सिंघम हूँ ना निमित्त मात्र हूँ। गुरु कॉप वाली बात बिल्कुल मुझे सही लगती है, क्योंकि अभी आप बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये सब संभव कैसे हो पा रहा है? इतना बिजी शेड्यूल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसके बावजूद समाज के लिए इतना सोच रहे हैं और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे संभव हो पा रहा है? मैं
बिल्कुल इस प्रकार से सोचता हूँ कि निमित्त मात्र हूँ, सकारात्मक योगदान को समाज में करना यही मेरा ध्येय है। और नाम कुछ भी हो सकते हैं, उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन कोशिश करता हूँ जितनी ऊर्जा ईश्वर ने दी है उसका सदुपयोग कर सकूँ। और जब आप कुछ जागते हो ना, जिन चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया, तो मुझे लगता है इसका मैं स्वयं तक ही सीमित ना रहूं, लोगों को और बताऊं। युवा कुछ जैसे मुझे इतिहास से प्रेरित होकर आज जो मैं कर पा रहा हूँ, बगहा में रहा, रोहतास में रहा, मैंने योगदान करने का प्रयास किया, चीज़ें बदली हैं। उसी प्रकार के छोटे छोटे प्रयास यदि बिहार में हमारे हर युवा के मन में कुछ ऐसी भावना जागृत होगी, कुछ प्रयास उसके द्वारा किया जाए, परिश्रम करें, स्थापित हो जाए और फिर कुछ प्रयास करें अपने स्तर पर, जिसको इसी प्रकार का हम लोगों ने इनिशिएटिव एक लॉन्च किया, लेट्स इंस्पायर बिहार। हर युवा को हम प्रेरित करना चाहते हैं कि भाई आप छोटे छोटे वादों में ग्रसित नहीं हो, अब जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर सोचें कि बिहार के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है। आप सोचेंगे तो आप पाएंगे, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, चीज़ें बदलेंगी, समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे तो संघर्ष की भावना मिटेगी, सहयोग होगा तो लोग जुड़ेंगे, अपने आप विकास होगा। उसी प्रकार उद्यमिता की भावना को आप जागृत करेंगे तो हम देखेंगे कि हम भटकते रहते हैं कि भाई हम किसी प्रकार से हमारी नौकरी लग जाए, कोई जुगाड़ कर दे, कोई कुछ कर दे, बट जो क्षमता हमारे अंदर है उसका हम कहीं ना कहीं उपयोग नहीं कर रहे। तो यदि युवाओं के मन में इस प्रकार के भाव को हम जागृत करेंगे तो हर व्यक्ति अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है, जिसमें पूरे सृष्टि की समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। अपने आप को दुर्बल नहीं समझना है। अगर आपको लगता है कि आप दुर्बल हैं तो आपने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, कोई चीज़ आपको कठिन लगती है तो मन की सीमा मात्र है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन में पहले ही विश्वास को, उस भाव को जागृत करना होगा। और करके जब आप निस्वार्थ भाव के साथ, पूरे परिश्रम के साथ प्रयास करेंगे, आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। और बिहार में क्षमता, जैसे मैंने कहा, तब थी तो अब क्यों नहीं, हर युवक में है, हर युवती में है, प्रयास करना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार का कॉन्सेप्ट तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये किस किस दिशा में काम कर रहा है और कैसे लोग जुड़ सकते हैं? इसमें अभी तो हम लोग मेनली ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किए थे, हमारा वेबसाइट भी है, और अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में अध्याय स्थापित हो गए, उनके माध्यम से भी लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी तक करीब 15,000 लोग पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में जुड़ चुके हैं, और जिन जिलों में ज़्यादा लोग जुड़े हैं उसमें हर प्रखंड में भी लोग छोटे छोटे अध्याय बनाकर स्थापित कर रहे हैं, कर चुके हैं। किसी भी क्षेत्र और किसी भी इंटरेस्ट के लोग जुड़ सकते हैं, कोई भी जुड़ सकते हैं। तो भाई ऐसा है ना कि अच्छे लोगों को जुड़ने का एक प्रयास है। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृतियों से इतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। एक प्रयास है सज्जनों को जोड़ने का, जिस क्षेत्र में हो, और प्रयास करना है शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास हो, समतामूलक समाज का निर्माण कैसे हो, उद्यमिता का विकास कैसे हो। छोटे छोटे प्रयास जो आप कर सकते हैं करें, मिलकर सामूहिक रूप में जब सब लोग करेंगे, एक भाव उस प्रकार का जागृत होगा कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, उस भाव के साथ जिसमें कभी इतिहास में उसको शिखर तक पहुंचाया था, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी शानदार स्टोरी हमारे साथ शेयर करने। थैंक यू सो मच। तो आपने कहानी ज़िंदगी की में देखा सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की ज़िंदगी की कहानी, कैसे पहली पोस्टिंग के चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया और किस तरह से समाज में बदलाव लेकर आए और अभी भी उसको लेकर प्रयासरत ही हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी बेहतर बिहार बनाने की दिशा में काम करें, अपना कदम बढ़ाएं। लाइव सीरीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।